आज हम चर्चा करेंगे पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में प्लेटो की। तो प्लेटो के काव्य विषयक सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। यह ज़्यादातर निबंधात्मक प्रश्न जो 15 मार्क्स अभी फ़िलहाल, वरना 20 मार्क्स में जो पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो उसकी हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो देखिए, प्लेटो का जन्म ईस्वी सन पूर्व 427 में एथेंस में एक सामंती परिवार में हुआ था। प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध एवं विश्वविख्यात दार्शनिक सुकरात के परम प्रिय शिष्य थे, है ना। जो सोक्रेटिस थे उनके यह शिष्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब यूनानी शासन ने सुकरात को मृत्युदंड दिया तो प्लेटो ने सुकरात की पैरवी की थी, किंतु यूनानी गणतंत्र के क्रूर पंजों से सुकरात को नहीं बचाया जा सका। सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो की समक्ष एक ही उद्देश्य था कि अपने गुरु सुकरात के सिद्धांतों के आधार पर एक ऐसे राज्य का विधान करेंगे जो विवेक और सत्य की दृढ़ आधारभूमि पर स्थित हो, जिसे सुकरात यदि जीवित होते का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त हो सकता हो। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्लेटो ने ईस्वी पूर्व 327 में एथेंस में अपने सुविख्यात विद्यापीठ की स्थापना की। तो इस प्रकार देखिए, जो प्लेटो है वह महान सोक्रेटिस के शिष्य है, और जब यूनान द्वारा उनको मृत्युदंड दिया गया तो वह उनको बचा नहीं सके, मगर उनके सिद्धांतों के ऊपर उन्होंने एक विद्यापीठ की स्थापना की थी। प्लेटो ने 30 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। काव्य शास्त्र में प्लेटो ने अलग से नहीं लिखा, वरन राज्य शास्त्र पर विचार करते हुए उन्होंने कवि, कलाकार और उनकी कलाओं पर अपना मत प्रकट किया है। वे कवि, कलाकार तथा उनकी कृतियों को राजनीति, शासन व्यवस्था और नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में ही देखते। तो यानी यहाँ पर देखिए, काव्य संबंधी प्लेटो ने कोई अलग से चर्चा नहीं की, मगर उनके जो ग्रंथ है अलग अलग, उनमें जो अलग अलग जगह पर एक राज्य शास्त्र को केंद्रित ग्रंथ है, उसमें इन तीनों की चर्चा की है, कवि की, कलाकार की और उनके कलाओं की। प्लेटो के सिद्धांत निरूपण की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह है कि वह जीवन में मानवीय भाव, रागात्मक अनुभूतियों की सत्ता का स्वीकार करते हुए भी विवेक और तर्क बुद्धि को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि कवि तर्क रहित होकर आवेग और भावनाओं से अपनी रचना करता है, अतः वे रचनाएं वैज्ञानिक नहीं होती और समाज को उत्तेजित कर उसे अनैतिक और अनुशासनहीन बनाती है। इस प्रकार उसकी कृति वांछनीय नहीं है। स्वभावतः उनका समूचा काव्य शास्त्र विषयक विवेचन अधिकांशतः निषेधात्मक है। यही नहीं, प्लेटो को काव्य का शत्रु तक कहने में संकोच नहीं किया जा सकता। उनकी देखिए प्रसिद्ध उक्ति है क्या, कि आदर्श गणराज्य से कवियों को निष्कासित कर देना चाहिए। तो यानी वो क्या कहता है कि अगर मैं राजा होता तो कवियों को मेरे राज्य से निकाल देता। ठीक है, तथापि यह देखिए कि यह जो कथन है वह पूर्ण सत्य नहीं है। प्लेटो के इस कथन की पृष्ठभूमि को पूरी तरह समझे बिना और उनको काव्य शत्रु अथवा कवियों को निष्कासित करने वाला क्रूर राजनीतिज्ञ कहना उसके प्रति अन्याय करना होगा। वस्तुतः प्लेटो के समक्ष समूचे यूनान के भविष्य का प्रश्न था। उसके समय सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार की वृद्धि हो रही थी। ऐसी दशा में प्लेटो का ध्यान साहित्य के स्तर को ऊंचा उठाने की ओर आकृष्ट हुआ, जिससे साहित्य की सामाजिक कल्याण और नैतिकता की रक्षा करता हुआ राष्ट्र के पुनरुत्थान में योगदान दे सका। अतः स्पष्ट है कि प्लेटो ने यदि काव्य और साहित्य का विरोध भी किया है तो वह ऐसे काव्य और साहित्य का जो पाठक वर्ग को इंद्रिय सुख देता है। प्लेटो
एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और दार्शनिक था। इस दिशाभ्रष्ट साहित्य को देखकर उसे अपने देश की युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। उसकी इस धारणा का प्रमुख कारण यही था कि वह एक आदर्श समाज की रचना करना चाहते थे और साहित्य को रुचि, परिष्कार और आदर्श निर्माण सबल अस्त्र मानते थे। इसलिए जो गलत भावनाओं को प्रेरित करता है, ऐसे कवि या काव्य को वह बाहर निकाल देते हैं। जो नैतिकता का पाठ करता हो तो ऐसे काव्य का उन्होंने स्वागत भी किया था। तो प्लेटो के काव्य सिद्धांत विषय सिद्धांत, तो देखिए प्लेटो को एक काव्य को एक कला मानता है जिसकी मौलिक विशेषता है अनुकरणात्मकता, अनुकरणात्मक प्रस्तुतिकरण, यानी इमेटिव रिप्रेजेंटिव। कलाकार वास्तव में निर्माण नहीं करता बल्कि निर्मित वस्तुओं के आदर्श रूपों का अनुकरण करता है। उसकी दृष्टि में कलाएं 3 प्रकार की होती है: किसी भी पदार्थ की उपयोगी की कला, उसके निर्माण की कला तथा उसके प्रतिरूपण की कला। अर्थात देखिए कि पहले उसका प्रयोग किया है, फिर उसका निर्माण कैसे होता है, फिर वह बार बार काम में कैसे उपयोगी होती है, तो उसका जो अनुकरण होता है, प्रतिरूपण होता है। ठीक है, आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिव। प्रतिरूप की कला निसंदेह अन्य 2 कला प्रकारों से है कोटि की होती है, क्योंकि वह सत्य से अपेक्षातः अधिक दूर होती है और काव्य कला इसी श्रेणी में आती है। अतः कवि भी निम्न कोटि का कलाकार हुआ, क्योंकि उसकी कृति में सत्य और ज्ञान के मूल तत्व का अभाव होता है। इस प्रकार देखिए कि वह कला को निम्न कोटि की, यहाँ सत्य से दूर मानता है। कवि वस्तुतः सत्य के अनुकरण होता है, अनुकर्ता होता है। अतः उसके और सत्य के बीच की दूरी सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। तो यानी वह नकल की भी नकल करता है कवि, ऐसा प्लेटो मानता है। उसकी कविताएं मानव मन में असाधु अंश को ही उद्धृत कर पाती है और मनुष्य को सात्विक रूप सुषुप्त पड़ा रहता है। स्वभावतः ऐसी कविताएं तथा कवि मनुष्य के वास्तविक विकास में कोई योगदान नहीं दे पाते। यानी कि वह कहते हैं कि मनुष्य जीवन में काव्य का या कवि का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, देखिए अब देखिए वो कहते हैं काव्य सत्य क्या है। तो अपनी सुप्रसिद्ध कृति गणराज्य में प्लेटो ने काव्य सत्य का विवेचन किया है, जिसके अनुसार उन्होंने मूल सत्य का कर्ता ईश्वर को, उस सत्य की अनुकृति सृष्टि को और इस अनुकृति का अनुकरण काव्य को माना, और इस दृष्टि से काव्य के मूल सत्य से तिगुना दूर हो जाता है। परिवर्तनशील दृश्यमान जगत में पदार्थ का गोचर रूप उसकी अगोचर सत्ता का निम्न है और यह अगोचर सत्ता ही सत्य। तो यानी कि देखिए वह प्रथम सत्य किसको मानता है? ईश्वर को। दूसरा सत्य किसको मानता है? सृष्टि को। और तीसरा जो है ना, प्रथम कोटि में कौन आता है? ईश्वर। दूसरी कोटि में प्रकृति या सृष्टि, और तीसरी में जो हम उसको देखकर जो अनुकरण करते हैं। तो इसलिए वह कहता है कि वह क्या है, 3 गुना। जो एक तो ईश्वर जो सत्य है उसकी नकल क्या है? सृष्टि। उसकी नकल क्या है? तो काव्य। तो यानी वह नकल की भी नकल है। काव्य में सत्य की चर्चा करते हुए एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिरकार वह सत्य क्या है? प्लेटो के अनुसार सत्य वही है जिसकी अभिव्यक्ति से मनुष्य के भीतर नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक सिद्धांतों के प्रति अत्यधिक आस्था उत्पन्न हो सके और जिससे मनुष्य का वास्तविक विकास हो सके। जबकि काव्य तो स्वयं ही एक सत्य के अनुकरण, यानी कि सत्य वो है जो उसमें नैतिकता लाए। ठीक है, कवि सत्य का निर्माता नहीं होता, वह तो केवल अनुकरण करता है, और उसकी बेचारगी की पराकाष्ठा यह है कि वह अनुकरण किए जाने वाले सत्य का ज्ञाता भी नहीं होता। तो यानी वह जिसका अनुकरण करता है उसके बारे में उसकी जानकारी भी उसे होती नहीं है।
जैसे कि हल चलाने वाले कृषक का चित्र खींचने वाला चित्रकार को उस कृषक की कठिनाइयों का अथवा कृषि शास्त्र की बारीकियों का ज्ञान कैसे संभव हो सकता है। तथापि चित्रकार द्वारा निर्मित कृषक के चित्र को देखकर वास्तविकता का भ्रम हो जाता है। इसी प्रकार कवि भी अपने काव्य में सत्य का छायानुकरण करते हैं। वे केवल अनुकर्ता होते हैं और सत्य से उनका संपर्क नहीं होता। तो यानी कि कवि है, कोई काव्य निर्माण करता है, ठीक है, कृषक के ऊपर, तो यानी उसको किसान की क्या समस्या है वो भी नहीं पता, खेती कैसे की जाती है और उसकी पद्धतियाँ क्या है, उसकी कमियाँ क्या है, उसके बारे में भी पता नहीं होता, मगर फिर भी वह देखिए कि खेतों के ऊपर काम करता रहता है। तो इसलिए वह कहता है कि वह उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। कलाकार मानव प्रकृति के सामने दर्पण रख देता है, इससे अधिक उसकी सिद्धि और कुछ नहीं है। और दर्पण में प्रकृति के बाह्य या दृश्यमान रूप से अधिक प्रतिबिंब हो ही क्या सकता है। यानी कि जो कवि है वह क्या करता है, कलाकार, वह सिर्फ दर्पण का काम करता है। अतः कवि का अनुकरण अज्ञान और असत्य का अनुकरण होता है, जो सत्य नहीं, सत्य का आभास होता है। प्लेटो के अनुसार जीवन में व्यवहारिक क्षेत्र में जो कुछ उदात्त और वांछनीय है, काव्य में उसके विपरीत अनुदात और अवांछनीय व्यवहार प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे कि दुख में रोना पीटना चिल्लाना आदि अवांछनीय माने जाते हैं, क्योंकि जीवन में सहिष्णुता का भी महत्व है, किंतु काव्य में इन सब की उपेक्षा की जाती है। अतः व्यवहारिक जीवन के सत्य से दूर वह पृथक होने के कारण काव्य सत्य वास्तविक नहीं होता, इसलिए कविता असत्य होती है और इसलिए वह त्याज्य होती है। तो यानी वह कहता है कि वह नकल की नकल है, उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, वह सिर्फ दर्पण या आईना दिखाने का कार्य करते हैं, आईने में जो चीज़ है उनको हम पकड़ सकते नहीं है, तो इसलिए वह कविता को या काव्य को है यह मानता है। अब देखिए उनका दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत। तो प्लेटो ने पूर्ववर्ती विचारकों एवं साहित्यकारों ने काव्य का मूल उत्साह ईश्वरीय प्रेरणा को माना है। जब तक कलाकार दैवीय प्रेरणा से प्रेरित नहीं होता, जब तक काव्य देवी का कुछ अंश उसमें अवतरित नहीं होता, तब तक कोई भी कवि उच्च कोटि की काव्य रचना नहीं कर सकता। ठीक है, तो यह क्या कौन कहता है, प्लेटो कहता है। वो आगे कहता है देखिए कि केवल कवि ही नहीं अपितु काव्य पाठ करने वाले चारण भी ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित होता है। कवि तथा चारण म्यूज नामक काव्य देवी के वशीभूत होकर काव्य सृजन अथवा काव्य पाठ करता है। केवल कलागत नैपुण्य या चातुर्य के सहारे काव्य सृजन करने वाला कविगण श्रेष्ठता की रचना नहीं कर सकता। तो यानी आप श्रेष्ठ काव्य की रचना तभी कर सकते हैं जब आपको ईश्वर के द्वारा प्रेरणा मिलती हो, वरना आप कह सकते नहीं हैं। उसके बाद देखिए अनुकरण का सिद्धांत। तो प्लेटो काव्य कला और चित्रकला दोनों को अनुकरण का ही अनुकरण मानते हैं। कवि और चित्रकार दोनों ही शिल्पी की बनाई हुई वस्तुओं का अनुकरण करते हैं। पलंग का उदाहरण देते हुए प्लेटो यह सिद्ध करते हैं कि ललित कलाओं का कलाकार उपयोगी कलाओं के ज्ञाता शिल्पी की तुलना में है। जिस बढ़ई ने एक पलंग तैयार किया है वह निस्संदेह सत्य से अधिक निकट है, और जो चित्रकार उस पलंग के चित्र को तैयार करता है वह सत्य से 3 गुना दूर होता है, क्योंकि चित्रकार तो पलंग केवल बाह्य रूपाकार का ज्ञान होता है। इसी प्रकार कवि की कविता चित्र अनुकरण का भी अनुकरण है। सार रूप में कहे तो देखिए कि वह अनुकरण है, वह उसको बढ़ई के जितना ज्ञान चित्रकार को होता नहीं है। तो देखिए क्या कहते हैं, कवि अथवा ललित कलाओं के कलाकार का स्थान उपयोगी कला के कलाकार से हीन है। अनुकर्ता था यानी कवि या चित्रकार को मूल वस्तु का तात्विक ज्ञान नहीं होता। अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कविता में मूल सत्य से बहुत दूर होती है, अतः वह मानव मन में असाधु अंश का मनोरंजन करती है। तो इस प्रकार देखिए कि वह विचार रखते हैं। उसके बाद देखिए काव्य प्रयोजन। तो काव्य के उद्देश्य की चर्चा करते हुए प्लेटो कहते हैं
कि काव्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं हो सकता। काव्य का एकमात्र उद्देश्य सामाजिक कल्याण और नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए राष्ट्र का पुनरुत्थान करना है। अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ गणराज्य में कला के उद्देश्य का विवेचन करते हुए प्लेटो कहते हैं कि कला का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वस्तुगत सौंदर्य तथा मानव स्वभाव में जो महान और उदात्त है उसके प्रति मनुष्य की आंखें खोल देने, तत्पश्चात वह स्वास्थ्यप्रद पवन की भांति मनुष्य में जो महान और उदात्त है उसकी वह पोषण करती है। ठीक है, तो इसलिए देखिए कि वह मनुष्य में नैतिकता और अच्छाइयों को बाहर लाने वाला काव्य का प्रयोजन होना चाहिए। अब देखिए काव्य के भेद, तो प्लेटो ने काव्य के 3 भेद माने हैं। अनुकरणात्मक, जिसके अंतर्गत उन्होंने नाटक विधियों, त्रासदी और कॉमेडी को स्थान दिया है। प्रकथात्मक, इसके अंतर्गत गीत आते हैं। और मिश्र, जिसमें उपर्युक्त दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया जा सकता है। महाकाव्य और अन्य काव्य के सुगठित काव्य रूपों की चर्चा इसी काव्य श्रेणी के अंतर्गत की जाती है। प्लेटो के अनुसार अनुकरणात्मक काव्य राष्ट्र के व्यापक हितों और नैतिक मूल्यों के संदर्भ में है यह होता है। सौंदर्य ऐक्य, तो प्लेटो का मानना है कि कलाकृति में सौंदर्य ऑर्गेनिक यूनिटी का होना जरूरी है। प्रत्येक कलाकृति की रचना एक जीवित प्राणी की रचना के समान होनी चाहिए, जिसके सभी अवयव एक दूसरे के साथ तथा संपूर्ण कृति के प्रति पूर्ण संगत हो। प्लेटो का कला विषयक गठ्य एकन जो है वह सिद्धांत काव्य समीक्षा में आज प्रतिष्ठित है। ठीक है, उसके बाद देखिए काव्य हेतु, तो काव्य हेतु के बारे में प्लेटो की मान्यता है कि कर्ता में 3 बातों का होना चाहिए। पहले क्या, तो प्राकृतिक शक्ति, फिर आवश्यक नियमों का ज्ञान और फिर अभ्यास। तो भारतीय आचार्य ने भी सर्वसम्मति से इन तीनों गुणों को अर्थात प्रतिभा, युक्ति और अभ्यास को ही काव्य हेतु माना है। तो इतने सारे उद्देश्यों के बावजूद भी उनके कुछ सीमाएं हैं, जैसे सीमा और उपलब्धि। तो प्लेटो की महानतम उपलब्धियों के रहते हुए भी उनके साहित्यिक चर्चा सर्वथा निर्दोष नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनके काव्य शास्त्रीय विवेचन में कहीं भी एक काव्य शास्त्री की संवेदना और बुद्धि का परिचय नहीं मिलता है। कई स्थलों पर उनके विवेचन में अस्पष्टता और द्विधात्मकता दिखाई देती है। काव्य के प्रति सहज आकर्षण होते हुए भी काव्य से दूर भागते दिखते हैं। प्लेटो ने कवि को नक्काल और केवल अनुकृति का अनुकर्ता कहकर कवि का सारा गौरव छीन लिया है। उसके मन, भाव और कल्पना का तो कोई भी महत्व रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार देखिए कि प्लेटो ने जो है वह कवि को इस प्रकार कहा है। तो इन सब बातों के होते हुए भी प्लेटो का ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है। इस अकेले व्यक्ति ने अपने समय की यूनान की राजनीति, साहित्य, संस्कृति, अर्थनीति सभी को पूरी तरह से प्रभावित किया था। प्लेटो का व्यक्तित्व इतना सशक्त था कि आने वाली पीढ़ियाँ उनकी ऋणी रहेगी। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार से उन्होंने स्पष्ट रूप में अपने राज्य शास्त्र में उन्होंने इनके ऊपर चर्चा, काव्य के ऊपर चर्चा की है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि उनकी सीमाएं और उपलब्धियां दोनों ही देखने को मिलती है।